नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 5 कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत गद्य तासिका में हमने पाठ्यक्रम में समाविष्ट दूसरी रचना जिसका शीर्षक है रिहाई का आरंभ किया था। रिहाई के कथ्य की ओर बढ़ने से पहले हमने लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी के व्यक्तित्व तथा उनके साहित्यिक योगदान पर विस्तार से चर्चा की थी। जब हम साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी के परिचय पर चर्चा कर रहे थे, तब हमने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया था कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी केवल एक साहित्यिक नहीं बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने योगदान दिया है, और केवल इतना ही नहीं बल्कि एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी वे कार्यरत रहे हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय जनमानस में देश प्रेम की भावना निर्माण करने की दृष्टि से रामवृक्ष बेनीपुरी जी लिखते रहे। केवल कलम से ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भी वे सक्रिय रूप से सहभागी रहे, और इसी कारण लगभग एक दशक से भी ज़्यादा का समय उन्हें जेल में बिताना पड़ा। जेल में बिताए गए समय का सदुपयोग करते हुए रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अनेक रचनाओं का सृजन किया। उन्हीं रचनाओं में से एक संस्मरण संकलन उन्होंने लिखा जिसका शीर्षक था जंजीरें और दीवारें। इसी जंजीरें और दीवारें नामक संस्मरण संकलन से रिहाई यह रचना ली गई है, जो आज हमें विस्तृत रूप में पढ़नी है। रिहाई शीर्षक से ही हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि इस रचना में लेखक ने अपने उन अनुभवों को अभिव्यक्त किया है जो अनुभव उन्होंने जेल में महसूस किए। उस समय का लेखा जोखा रिहाई में बेनीपुरी जी करते हुए दिखाई देते हैं, जो समय उन्होंने जेल यात्रा के दौरान व्यतीत किया था। रिहाई संस्मरण में लेखक ने अपने जेल जीवन तथा बेनीपुर नामक अपने गांव और साथ ही अपने परिवार से जुड़ी विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया है। इस संस्मरण का आरंभ ही वे इस वाक्य से करते हैं कि सलाम ओ पत्थर की दीवारों सलाम, ओ फौलाद की जंजीरों लो मैं तुम्हें छोड़कर चला, लेकिन कब तक के लिए? अभी तो कहा गया है सिर्फ 60 दिनों के लिए, किंतु क्या मैं फिर लौटकर तुम्हारी छाया के नीचे खड़ा हो सकूंगा, तुम्हारी पकड़ में आ सकूंगा। इस वाक्य के साथ ही लेखक इस संस्मरण का आरंभ करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस संस्मरण में लेखक ने जेल में बिताई हुई विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया है। आगे वे लिखते हैं, मैं सोचता था कि क्या मैं इतनी जल्दी छूट सकूंगा। अभी अभी तो उस दिन प्रांत के नए गवर्नर आए थे। हर राजबंदी से मिले, हर आदमी से उन्होंने बातें की। राजबंदी अर्थात अंग्रेजी शासनकाल में जो लोग सक्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी हुआ करते थे, उन्हें अंग्रेजी शासन राजद्रोही कहकर जेल में
डाल दिया करता था और उन्हें राजबंदी कहा जाता था। हर राजबंदी से गवर्नर साहब मिले। कभी वे पुलिस विभाग में थे, उन्होंने मुझसे भी साफ साफ बातें की, पर मैंने उनसे पूछा कि मुझ पर क्या आरोप है। वे मुस्कुराकर बोले, आप नहीं जानते तो सुनिए, आपने जयप्रकाश को यहाँ से भगा दिया है। लेखक कहते हैं कि मैंने बनावटी गुस्से में गवर्नर साहब से कहा कि ये कहकर आप मुझे तो बुज़दिल या बेवकूफ़ साबित करना चाह रहे हैं। यदि उसे भगाना ही था तो उसे भगाने की अपेक्षा मैं खुद ही भाग जाता। और क्या मुझ में इतनी भी अक्ल नहीं है कि समझ सकूं उनको भगाकर मैं अपने संकट को और अधिक बढ़ा रहा हूँ। लेकिन गवर्नर साहब मेरी बातों को समझते हुए मुस्कुराकर बोले कि कहिए, रिहाई के अलावा आपके लिए क्या किया जा सकता है। और मैं क्या मांगता, वहाँ से गवर्नर साहब चल दिए। तब मैं निश्चिंत हो चला था और इस समय में लिखने पढ़ने की गति को मैंने अधिक बढ़ा दिया था। अर्थात जेल में बिताए गए समय का सदुपयोग करते हुए लेखक वहाँ पर पढ़ने लिखने की गति को अधिक तीव्र कर चुके थे। साथ ही वे कहते हैं कि मैंने कुछ मुर्गियाँ पोस ली। उनके बच्चों को खिलाने में मुझे कितना आनंद आता। बच्चों से तो मेरा स्वाभाविक स्नेह था ही। बच्चों के प्रति अपने इस स्नेह को, अपने इस प्रेम को मैंने मुर्गी के बच्चों पर आरोपित कर दिया था। अर्थात मैं उन मुर्गी के बच्चों से उसी प्रकार से प्रेम करने लगा जिस प्रकार का प्रेम तथा स्नेह मैं छोटे बच्चों से किया करता था। साथ ही वे कहते हैं कि फूलों का भी सदा शौक मुझे रहा है और इसी शौक के चलते अपने वार्ड के गुलाब और बेलों के पौधों को तरह तरह की खाद देकर मैंने हरा भरा कर दिया था। आगे वे कहते हैं कि जुलाई का महीना था, वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका था, बेले की ऋतु समाप्त हो रही थी, लेकिन गुलाब अपनी ओज पर था। अर्थात बेले के पौधे को जिस ऋतु में फूल लगते हैं वह ऋतु लगभग समाप्त हो रही थी, लेकिन गुलाब का पौधा फूलों से लदा हुआ था। मैं भोर भोर सेल से बाहर निकला। भोर भोर से तात्पर्य है सुबह सुबह मैं अपनी सेल से बाहर निकला तो पाया कि कितने सारे फूल एक साथ ही खिल उठे हैं। इन फूलों को देखकर मन अतिशय आनंदित हो उठा। इधर किसी की रिहाई नहीं हुई थी। रिहा होने वाले तो एक एक करके निकल चुके थे। हम रिहा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फूलों की मालाएं पहनाकर विदा करते थे। इन फूलों को देखकर मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब रिहा भी कोई नहीं होता। इन फूलों का क्या करूं? इच्छा होती है कि आज स्वयं इन फूलों की माला को पहन लूं और चल दूं। हजारीबाग जेल में बिताए गए समय का, उस समय में घटित हुई विभिन्न घटनाओं का उल्लेख यहाँ पर लेखक रिहाई नामक संस्मरण में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से उस नीरस भरे वातावरण को पुस्तकों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से उन्होंने सरस बनाने का प्रयत्न किया था, उसका उल्लेख यहाँ पर वे विभिन्न घटनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि मेरे बगल में एक नौजवान खड़ा था।
उसी को सुनाकर मैं ये कहे जा रहा था कि इन फूलों को आज स्वयं पहन लूं और यहाँ चल दूं। लेकिन जैसे ही उस युवक ने मेरी बात सुनी, उसने मुझे बीच ही में टोक दिया और कहा, देखिए, आप ऐसी बात मत सोचिए। आप भी चले जाएंगे तो मैं उस डाल में फांस लगाकर झूल जाऊंगा। और उस युवक ने सामने नीम के पेड़ की ओर इशारा किया। इस पर मैं मुस्कुरा पड़ा और उसे ढाढ़स देने को हल्की फुल्की बातें करने लगा। तभी किसी ने पुकारा, लीजिए बेनीपुरी जी, आप रिहा हो रहे हैं। यह शब्द जैसे ही कानों में पड़े, सामने मंद मंद गति से किंचित मुस्कुराहट के साथ जमादार साहब हाथ में एक पुर्जा लिए पधारे और कहने लगे, हाँ बेनीपुरी जी, आप छूट रहे हैं। चलिए, गेट पर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मेरे रिहाई की खबर जेल भर में पहुंची, सारे साथी एकत्रित हो गए। अरे, यह असंभव किस तरह संभव हो गया? सभी चकित थे और उन सभी सहपाठियों के साथ साथ मैं भी चकित था। आगे एक घटना का उल्लेख करते हुए बेनीपुरी जी लिखते हैं कि कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी पुत्रवधू को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में घर का हालचाल पूछते हुए मैंने लिखा था कि तुम्हें कष्ट भी हो तो बर्दाश्त करना, मैं जब छूट कर आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि तुम्हें आराम से रखूँ। उस पत्र के उत्तर में मेरी पुत्रवधू ने एक पत्र भेजा था और उसने लिखा था कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, किंतु सरकार जी अर्थात मेरी पत्नी की हालत दिन रात खराब होती जा रही है। बार बार वे मूर्छित हो जाती है। मूर्छित अर्थात बेहोश। कभी कभी इतनी देर तक मूर्छा रहती है कि हम लोगों को आशा नहीं रहती कि फिर उनकी सांस लौटेगी या नहीं। जब जब उनकी मूर्छा टूटती है अर्थात जब जब वे होश में आती है तो केवल और केवल आपकी ही खोज करने लगती है। इस बात को उस लड़की ने बड़े विस्तार से लिखा था। लेखक कहते हैं कि उस चिट्ठी के ऊपर मेरी पत्नी ने अपने टेढ़े मेढ़े कैथी अक्षरों में, कैथी बिहार में प्रचलित एक पुरानी लिपि है, कैथी अक्षरों में सिर्फ इतना ही लिखा था, अब हम जई छी, हमर बात हमरे मन में, आहा के बात अही के मन में, माफ कैल जाई, प्रणाम। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद मैंने इसका अंग्रेजी रूपांतर कर गवर्नर को भेज दिया और यह मांग की कि पुलिस के पहरे में मुझे एक बार उस मुमूर्षु को, मुमूर्षु अर्थात जो मृत्यु के करीब है, उस व्यक्ति को देखने के लिए मेरे गांव भेजा जाए। मैंने चिट्ठी में गवर्नर साहब को इस बात का भी आश्वासन दिया था कि कई बार मैं इस जेल से उस जेल ट्रांसफ़र किया गया हूँ, लेकिन कभी भी मैंने भागने की कोशिश नहीं की और इस बार भी मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करूँगा। इसीलिए कृपया आप मुझे समझें और मुझे अपनी पत्नी से मिलने के लिए भेजा जाए। किंतु गवर्नर को यह पत्र भेजे अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे और इतनी जल्दी रिहाई का ऑर्डर कैसे आ गया? लेखक कहते हैं कि निसंदेह अभी 60 दिनों के लिए ही
पैरोल पर छोड़ा जा रहा हूँ, किंतु इतना शीघ्र यह कैसे संभव हो सका। पैरोल अर्थात कैदी को थोड़े दिन के लिए कुछ शर्तों पर दी गई रिहाई। आगे लेखक लिखते हैं कि इस बार जेल की अवधि में ही मेरे पिता समान मामा जी और मेरी सौतेली माँ की मृत्यु हो चुकी थी। साथ ही बेटे की शादी के अवसर पर भी पैरोल की दरखास्त नामंजूर की जा चुकी थी। इसीलिए पत्र गवर्नर को भेजकर मैं उसके नतीजे की ओर से बिल्कुल निश्चित था। अर्थात मुझे पता था, क्योंकि इसके पहले भी रिहाई के लिए कई पत्र मैंने गवर्नर साहब के नाम लिखे थे, किंतु फिर भी मेरी रिहाई मंजूर नहीं की गई थी। इसीलिए इस बार भी मैंने गवर्नर को पत्र लिखा तो था, किंतु 3 दिन के भीतर ही पैरोल पर रिहाई का ऑर्डर गवर्नर साहब के द्वारा दिया जाएगा, इस बात से मैं बिल्कुल बेखबर था। यह तो बाद में मालूम हुआ कि मेरा पत्र मिलते ही गवर्नर साहब ने सीधे मेरे ज़िले के CID अफसर से इंक्वायरी कराई, फ़ोन पर ही उसे ऑर्डर दिया, फ़ोन पर ही रिपोर्ट ली और सत्यता की सूचना मिलते ही अर्थात मेरी परेशानी को समझते ही उन्होंने मेरी रिहाई का ऑर्डर फ़ोन से ही हजारीबाग को दे दिया। अब मैं छूट रहा हूँ। मैं अपने कागज पत्र संभाल रहा हूँ और मेरे मित्र बेले और गुलाब की मालाएं तैयार कर रहे हैं। लेखक कहते हैं, और लो ओ दीवारों, ओ जंजीरों, अब तुम्हारी छाया से अलग, तुम्हारी पहुँच के परे मैं बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। सभी साथियों को एक एक करके मिल रहा हूँ। सभी प्रसन्न हैं, खुश हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ। खासकर उस समय जब मेरी पत्नी बीमार है और उसे मेरी उपस्थिति की, मेरे साथ की, मेरे सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन यह क्या, सबकी आंखें सजल है, अर्थात सबकी आंखों में आंसू हैं, सबकी पपनियां गीली है। 5 वर्षों का यह साथ, 5 वर्षों तक हम एक दूसरे के साथ रहे, हंसे खेले, फिर बिछुड़न के समय हृदय में एक हल्की सी हूक पैदा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे लेखक कहते हैं कि सबसे अधिक कसक तब हुई जब मैं श्री जगलाल चौधरी जी से मिला। उन्होंने मिलते हुए कहा, जाइए, घर पर बीमार है, आपको जाना ही चाहिए, किंतु एक बात कह देता हूँ कि जब भी आप ठहाके लगाते थे अर्थात हंसते थे, ये पत्थर की दीवारें हिलती सी मालूम होती थी, लेकिन आज आपके जाने से यह पत्थर सचमुच पत्थर बन जाएंगे। एक सीधे साधे आदमी के मुंह से यह कविता कहाँ से फूट निकली? इस बात का अनुभव मुझे श्री जगलाल चौधरी जी की बात से हुआ। ऐसी विभिन्न घटनाओं का उल्लेख लेखक रिहाई में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहभाग लेने की दृष्टि से लेखक को जितनी समय जेल यात्राएं करनी पड़ी, उस समय में अध्ययन के साथ साथ अपने मित्रों के साथ बिताए गए समय का लेखा जोखा वह रिहाई इस संस्मरण में प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जेल के नीरस जीवन को भी किस प्रकार से उन्होंने सरस एवं मधुर बना दिया था, इसका अनुमान जगलाल चौधरी जी के वाक्य से लगाया जा सकता है। वे कहते हैं कि जब आप ठहाके लगाते थे तो पत्थर की दीवारें मानो हिलती सी मालूम होती थी। आज से ये पत्थर सचमुच पत्थर बन जाएंगे। इस प्रकार की विभिन्न घटनाओं को हम विस्तृत रूप से आने वाली तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।